जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम स्टैटिक जीके, जो कि विभिन्न एग्जामों में या जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर रिपीट हुए हैं और इनकी पूछे जाने की संभावना जो है अधिक रहती है। तो इसी कारण हम इन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में इसके संपूर्ण विश्लेषण, इसके ऊपर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शनों को एक एक तोड़कर उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है, आपको लगता है कि आपने इस क्लास से कुछ सीखा है, तो ज़रूर आप अपने इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व कर का स्रोत नहीं है? भारतीय राज्यों का राजस्व कर का स्रोत नहीं है। तो भू राजस्व कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर या निगम कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व कर का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निगम कर। निगम कर या भू राजस्व कर का स्रोत नहीं है। तो भू राजस्व कर का स्रोत नहीं है तो अब हमारे मन में ये डाउट होगा, तो ये किस प्रकार का कर है और कहाँ का कर है? तो निगम कर जो है यह इसे कंपनी कर भी कहते हैं। ठीक है, निगम कर को ही कंपनी कर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। निगम कर को ही कंपनी कर भी कहते हैं। और कंपनी कर किस प्रकार का कर है? तो यह भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, बल्कि निगम कर भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत है। ठीक है, यह भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत है। निगम कर जो है यह एक प्रत्यक्ष कर है, ये ध्यान रखें कि निगम कर अगर पूछे किस प्रकार का कर है, यह प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, निगम कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। ठीक है सर, ये प्रत्यक्ष कर है, ये तो ठीक है। अगर राजस्व का स्रोत नहीं है तो यह किसका स्रोत है, ये हमको बताइए पहले। तो निगम कर जो है ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, न कि राज्य सरकार द्वारा। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, न कि राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, न कि राज्य सरकार द्वारा। और यह किस प्रकार का कर है? तो यह प्रत्यक्ष कर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर मतलब, तो इसको जान लेंगे। प्रत्यक्ष कर में कौन सा कर आता है और यह क्या है? तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। इसका मतलब कुछ सर क्लियर नहीं हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसमें कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती है। जो कर स्वयं के द्वारा भुगतान किया जाता है, इसे टालना संभव नहीं होता, उसी को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं? एक तो हमने देखा निगम कर हो गया। दूसरा कौन सा कर है? तो इसके अंतर्गत ही आयकर आता है। ठीक है, आयकर यह किस प्रकार का कर है? तो यह प्रत्यक्ष कर है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक आयकर हो गया, एक निगम कर हो गया, दूसरा और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा संपत्ति कर भी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संपत्ति का कर जो है, संपत्ति कर, ये भी प्रत्यक्ष कर है। तो उम्मीद करता हूँ ये कर के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा। अब यहाँ पे हमको एक ऑप्शन और दिख रहा है। सर आपने बताया था कि सभी ऑप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक भू राजस्व कर दिख रहा है। सर ये भू राजस्व कर क्या है और यह कोई अधिनियम भी है? तो जी ज़रूर। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में अगर भू राजस्व अधिनियम को पारित किया गया, ये क्वेश्चन यूपीपी 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम जो है यह कब का अधिनियम है? क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। तो उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम जो है वह 1901 का अधिनियम है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कब का अधिनियम है? 1901 का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मांग अनुदान कब बन जाती है? ठीक है, मांग जो है अनुदान कब बन जाती है? तो मांग स्वीकार हो जाने के बाद अनुदान बन जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब मांग का प्रस्ताव रखा जाता है, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, या मांग स्वीकार हो जाने के बाद, बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांग अनुदान कब बन जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांग अनुदान
कब बन जाती है? तो मांग स्वीकार हो जाने के बाद यह अनुदान बन जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग अनुदान बन जाती है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अनुदान का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 275 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 275 में अनुदान का उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान भी दिया जाता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? भारतीय संविधान में हमारे बजट का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में हमारे बजट का उल्लेख नहीं है। बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जो कि किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है? आर्टिकल 112 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट वाली क्लास अगर आपने हमारी नहीं देखी होगी तो ज़रूर जाके वीडियो सेक्शन में आप बजट वाली क्लास देखिएगा। उसमें हमने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते थे, जो कि PDF आई थी बजट की, उसमें से हमने सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उन्हीं को सिर्फ पुटअप किया था उसमें। तो ज़रूर आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो बजट जो है हमारे भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, बजट का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी नाम उल्लेख है। ठीक है, और यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 के में उल्लेख है। और अनुदान का आर्टिकल 275 में अनुदान का उल्लेख किया गया है। आर्थिक समीक्षा के बाद बजट संसद में पेश किया जाता है। बजट कब पेश किया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। आर्थिक समीक्षा के बाद बजट संसद में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? न्यायपालिका को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? ठीक है, संरक्षक होगा, संरक्षक कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता, वेतन, सेवा की शर्तें या न्यायिक समीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक न्यायिक समीक्षा बनाता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा बनाता है। और न्यायपालिका का अगर पूछे उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो न्यायपालिका का उल्लेख जो है वह आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 137 में दिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका का उल्लेख जो है आर्टिकल 137 के अंतर्गत दिया गया है। और अगर पूछे इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, तो न्यायपालिका का उल्लेख जो है वो 137 के अंतर्गत है, जिसमें न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। और उच्च न्यायालय अगर अपना फैसला लेता है तो वह उसे निर्णय को बदलने की भी शक्ति रखता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले यहीं पे भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहाँ से लिया गया था? ठीक है, आपने बता दिया आर्टिकल 137 में न्यायिक समीक्षा है। और न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक न्यायिक समीक्षा करता है और इसका उल्लेख 137 में है। तो ये कहाँ से लिया गया था या खुद तैयार किया गया भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है यह USA के संविधान से लिया गया था। ठीक है, USA के संविधान से लिया गया था, ये ध्यान देंगे। और उच्चतम न्यायालय के शक्तियों का अधिकार किस भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया था? तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार, और यहीं पर अगर पूछ ले कि विश्व का उच्चतम न्यायालय जिसमें सर्वाधिक शक्तियां हैं, विश्व का सबसे शक्तिशाली अगर उच्चतम न्यायालय पूछ ले कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अमेरिका का उच्चतम न्यायालय विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम बिना किसी देरी के। दिया गया है टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र न्यूनतापी हो जाएगा, शुष्क मध्यतापी हो जाएगा, या आर्द्र मध्यतापी हो जाएगा, ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुवीय जलवायु है। यह जलवायु 66, ये ध्यान रखेंगे, 66 डिग्री, यह जलवायु 66 डिग्री से 90 डिग्री, 66 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होती है। ठीक है, 66 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य होती है। अगर पूछे यहीं पे कि जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि न्यूनतम 35 वर्ष के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं
को ध्यान में रखते हुए उसका औसतन जो होता है उसी को जलवायु कहते हैं। सिंपल भाषा में समझेंगे कि जलवायु क्या है, तो लंबे समय से क्षेत्र में समय अवधि के लिए न्यूनतम 35 वर्ष जो हो उसकी विविधताओं का जो औसत होता है उसी को जलवायु कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ को सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें और किसी सुधार की ज़रूरत है, इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। अगली क्लास में हम वो सुधार जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, मूल्य उपलब्ध कराती है। तो किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली जो है यह सरकार का दैनिक मूल्यांकन उपलब्ध कराती है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संसदीय प्रणाली हो गया यहाँ पे, संसदीय प्रणाली को सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराया। ठीक है, कहलाती है। यह कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? तो संसदीय प्रणाली जो है वो सरकार का दैनिक मूल्यांकन उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे देख लेंगे इसके और आगे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे यह संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर पूछे प्रारूप समिति के, पूछा गया है काफ़ी बार कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और यह कब थे? तो 29 अगस्त, ये भी ध्यान रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर यहीं पे पूछ लें कि BN राव, ठीक है, BN राव के बारे में समझ लेते हैं। तो ये संविधान सभा के सलाहकार भी थे। ठीक है, अगर पूछे संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने, अगर पूछे कि संविधान सभा में, पहली बात पूछेगा इसमें से कितना क्वेश्चन बनाएगा, संविधान सभा में प्रस्तावना किसने पेश किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में प्रस्तावना किसने पेश किया था, प्रस्तावना किसने पेश किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है, प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो किस सन में किया था या किस दिन किया था, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना संविधान में पेश किया था। ठीक है, इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे कि 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तावना संविधान में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगर पूछ ले कि चलिए सलाहकार थे संविधान सभा के BN राव थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, तो एक झंडा समिति थी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यह सभी जानते होंगे कि गवर्नर जनरल से एक क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम पूछा जाता है, अंतिम पूछा जाता है, वाइसराय पूछा जाता है, गवर्नर पूछा जाता है, गवर्नर जनरल पूछा जाता है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता है, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता है। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, माउंटबेटन थे, या राजगोपालाचारी थे, या क्लेमेंट एटली थे। जिसका राइट आंसर क्या होगा? गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। और अगर पूछ ले अंतिम वाइस राय कौन थे, तो अंतिम वाइस राय भी माउंटबेटन थे। और सन इनका कौन सा था? 1947। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 1947 से 1948 तक इनका था। ये भारत के अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के, यहाँ पे ध्यान रखेंगे पॉइंट जो बोल रहा हूँ मैं, कि अंतिम वाइसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अगर पूछे
अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर पूछ ले बंगाल, यहीं पे पूछ ले साइड में कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल से संबंधित काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते होंगे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल जो था 1773 से 1785 तक था। ठीक है, 1773 से 1785 तक था। ठीक है, अगर क्या इसने कोई महत्वपूर्ण काम किया है तो जी जरूर, पिट्स इंडिया एक्ट जो है इन्हीं के समय आया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के ही समय पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये ध्यान रखेंगे। अगर पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था तो इन्हीं के समय आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और कब आया था? अगर पूछे कब आया था तो 1784 में आया था। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आया था। कलकत्ता में अगर मदरसा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में मदरसा की नींव किसने रखी थी? तो वारेन हेस्टिंग ने ही 1781 में रखी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहीं पे अगर साइड में पूछ ले कि बंगाल के चलिए प्रथम गवर्नर जनरल, तो हमने समझ लिया कि वारेन हेस्टिंग थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम, बंगाल से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर संपूर्ण डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और कलकत्ता में मदरसा का निर्माण 1781 में। अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक हैं। ठीक है, विलियम बेंटिक अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, जिन्हें बाद में वर्ष 1833 में, ये ईयर जरूर आप याद रखिएगा, जिन्हें बाद में वर्ष 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ लेता, ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय पूछ लेता तो माउंटबेटन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितना बताया हूँ आप लोग समझे होंगे। ये गवर्नर जनरल, वाइसराय और जो भारत बंगाल के गवर्नर जनरल वगैरह हैं, मुझे उम्मीद है कि कैसे समझा पाया हूँगा। अगर नहीं इसमें समझ पाए होंगे आप, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड पे लिखने में थोड़ा असुविधा है यहाँ पे, तो ज़रूर हम इसमें एक नई क्लास बनाएंगे इसके ऊपर, और उसमें पीपीटी के थ्रू हम जो है संपूर्ण उसके बारे में समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है, यूरेनियम है, कार्बन आइसोटोप है या नाइट्रोजन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम क्या? तो यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्थान पर क्या और किसी ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो जी जरूर, इसके स्थान पर किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसके स्थान पर प्लूटोनियम 239। ठीक है, प्लूटोनियम 239 या तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में या तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर में मंदक के रूप में फिर क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता होगा। तो रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, ये सभी को पता होगा, भारी जल या ग्रेफाइट। ठीक है, भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल या ग्रेफाइट का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। आगे देखेंगे, चलिए ठीक है, मंदक के रूप में हमने जल या ग्रेफाइट, भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया। और मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति, मंदक जो है वो रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है, ये ध्यान रखेंगे। मंदक का काम जो है वह रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना है। सूर्य के नाभिक में
किसका संलयन, जो सूर्य के नाभिक में जो ऊर्जा का स्रोत है वो किसके संलयन से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के संलयन से। ठीक है, सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के संलयन से ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, H1 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला, हरा, पीला या लाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावशाली हो गया। तो सबसे कम प्रभावशाली जो है वो कौन से रंग का प्रकाश होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग का प्रकाश, बैगनी रंग का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक शक्तिशाली, ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली, और बैगनी रंग का प्रकाश जो है सबसे कम प्रभावशाली होता है। पौधों में अगर पूछे, पौधों में जल प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने तो पढ़ लिया कि सबसे अधिक प्रभावशाली प्रकाश जो है लाल हो गया, सबसे कम प्रभावशाली प्रकाश बैगनी हो गया। ठीक है, पर प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में जल और प्रकाश पर्णहरित में पौधों को भोजन के रूप में, ये आसान भाषा में समझेंगे कि पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पौधे में जल प्रकाश पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उसे तोड़कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं मुख्यतः। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्यतः दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है सर, कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? तो पहला ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो कृपया थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे दो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं प्रकाश संश्लेषण में? एक ऑक्सीडेशन होती है, एक रिडक्शन होती है। इसको हिंदी में हम ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। ठीक है, आपने दो बता दिया कि दो क्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण में के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और वो किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश के पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके। ठीक है, और सबसे अधिक प्रभावशाली आपने बताया कि लाल रंग का प्रकाश होता है, सबसे कम बैगनी रंग का आपने बताया। चलिए ठीक है, आपने बताया इसमें दो क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपने बताया कि ऑक्सीकरण होता है, और रिडक्शन का मतलब अपक्षयन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने समझ लिया, बट इसके बारे में क्या बताएंगे आप? चलिए आप बताइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण यहाँ पे हम बोलेंगे, आप समझिएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगली क्लास में हम ये ध्यान रखेंगे कि पीपीटी के थ्रू हम अपना 90% पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। तो ऑक्सीकरण ऐसी क्रिया है जब पदार्थ विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन के संयोजन करता है, तब वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। ये क्या आप बता दिए, हमको समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि जब पदार्थ द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्रक्रम किया जाता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। सिंपल भाषा में, पदार्थ जब एक से अधिक या एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, और जब पदार्थ एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ इसका मतलब सर सीधा हो गया कि यहाँ पे ऋणात्मक होता है, यहाँ पे धनात्मक होता है। मतलब है कि यहाँ पे त्याग रहा है, यहाँ पे ले रहा है। तो जब एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे गया तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन ही मतलब ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे रिडक्शन अपचयन मतलब जब एक या अधिक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जी बिल्कुल सही, आपने सही समझा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया होगा। एक दो जगह यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, अगली क्लास में हम वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। आप अपना प्यार इस क्लास में इसी तरह बनाए रखिएगा ज़रूर। अगर आप अपनी इस YouTube चैनल सक्षम विद्यापीठ में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।